दोस्तों, जब से मोदी सरकार कृषि अध्यादेश लेकर आई है, इसका किसानों द्वारा भरपूर विरोध हो रहा है। और उनको शांत करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, लोगों को भड़कने देने से रोकने के लिए मोदी सरकार लगातार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये अध्यादेश किस तरह से खुले बाज़ार की जो अर्थव्यवस्था पुश कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, इंडियन फार्मिंग सेक्टर में, इससे किसानों का भला होगा। तो प्रसिद्ध एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है उस रियलिटी पर, जो कि उन इकोनॉमीज़ में अभी है जहां पर ऑलरेडी ओपन मार्केट, खुले बाज़ार की व्यवस्था है फार्मिंग सेक्टर में। तो ज़रा आइए सुनते हैं उसको, और मैं कुछ मिनट लूँगा, उसको ज़रा सुनिए और फिर एनालाइज़ कीजिए, फिर अपना आकलन कीजिए कि देश को किस दिशा में मोदी सरकार लेकर जा रही है इन कृषि अध्यादेशों के द्वारा। अमेरिका में एक किसान ने ट्वीट किया कि उसे 2018 में मक्का का वो मूल्य मिला जिससे ज़्यादा उसके पिता को 1972 में मिला था। यह एक ऐसे देश की दशा है जहां 6-7 दशक से 6-7 डेकेड से लगातार खुला बाजार है। अभी हाल ही में अमेरिकी कृषि विभाग के एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि अमेरिकी किसानों की आय में तेज़ी से गिरावट हो रही है। और इससे पता चलता है कि जो बाजार सुधार अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में 6-7 दशक पहले किया था, वो नाकाम साबित हो चुका है। इससे इस साल अमेरिका के किसानों पर 425 अरब डॉलर का कर्ज है। वहाँ ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की दर शहरों से 25% ज़्यादा है। यह वह देश है जहाँ खुला बाजार है और जहां बड़ी कंपनियों के लिए भंडारण की, स्टोरेज की कोई सीमा नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। अनुबंध खेती है, वायदा बाजार है। यहाँ एक बाज़ार, एक देश एक बाज़ार ही नहीं, एक दुनिया एक बाज़ार है, क्योंकि वहाँ का किसान, वहाँ का फार्मर अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में कहीं भी निर्यात कर सकता है, अपना माल बेच सकता है। इसके बावजूद वहाँ की कृषि पर भयंकर गंभीर संकट है। अब हम यूरोप में देखें तो फ्रांस, जो कि एक छोटा सा देश है, वहाँ पर 500 किसान एक साल में आत्महत्या कर रहे हैं। अमेरिका में 1970 वर्ष से लेकर अभी तक 93% डेयरी फार्म वो बंद हो चुके हैं। और अगर इंग्लैंड में देखें तो पिछले 3 सालों में 3000 डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि कृषि का निर्यात, कृषि का एक्सपोर्ट भी वो सब्सिडी पर टिका है। बाज़ार अगर वहाँ कृषि की मदद करने की स्थिति में होता तो इतनी सब्सिडी की ज़रूरत क्यों पड़ती। हमें सोचना चाहिए कि खुले बाज़ार का या पश्चिमी मॉडल या वेस्टर्न मॉडल हमारे लिए कितना कारगर होगा। गौर करने की बात यह है कि वर्ष 2006 में बिहार में अनाज मंडियों में एपीएमसी एक्ट को हटा दिया गया और कहा गया कि इससे निजी निवेश बढ़ेगा, इससे निजी मंडियां होंगी, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। आज बिहार में किसान बहुत मेहनत करता है, पर उसे जिस अनाज के लिए 1300 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं, उसी अनाज के लिए पंजाब के किसान को मंडी में 1925 रुपये मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा में मंडियों और ग्रामीण सड़कों का मजबूत नेटवर्क है। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा, वो देश की खाद्य सुरक्षा में, फूड सिक्योरिटी में उनकी बहुत अहम भूमिका है। अब जब वैध रूप से मंडी के बाहर भी अनाज बिकेगा तो एक देश दो बाजार हो जाएगा। जो मंडी में जो खरीद होगी उस पर टैक्स लगेगा और जो बाहर मंडी के खरीद होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से मंडियां धीरे धीरे खाली हो जाएंगी। और सरकार का कहना है कि हमने एपीएमसी एक्ट को नहीं छुआ है और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, पर किसानों को यह शंका है कि जब एपीएमसी का महत्व कम हो जाएगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व भी कम हो जाएगा। शांता कुमार समिति कहती है कि देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है और 94% किसान खुले बाजार पर निर्भर हैं। साफ है, अगर खुला बाजार अच्छा होता तो किसानों को इतनी समस्या क्यों झेलनी पड़ती। अगर खुले बाजार में किसानों को उचित मूल्य मिल रहा होता तो वे भला एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग क्यों करते। ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2016 के बीच भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, क्योंकि उन्हें उचित दाम नहीं मिला है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2016 कहता है कि किसान परिवार की औसत आय रेगुलर इनकम एंड एवरेज इनकम ऑफ अ फार्मर्स फैमिली इन इंडिया इज जस्ट 20,000 रुपीज़ पर एनम, सिर्फ 20,000 रुपये सालाना है। अब हैरानी की बात यह है कि इतने में किसान का परिवार जिंदा भी कैसे रह पाता होगा। अब सरकार 5 साल की अनुबंध खेती को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे रही है। उपज की कीमत पहले से तय हो जाएगी। कोई समस्या होगी तो पहले एसडीएम के पास जाना होगा और इतिहास गवाह है कि कंपनियों की ही ज़्यादा सुनी जाएगी। छोटा मोटा किसान उसमें क्या कर पाएगा। एक और बड़ी बात हुई है कि कुछ अनाजों से भंडारण की सीमा हटने से एक तरह से जमाखोरी के रास्ते खुल जाएंगे। किसानों को क्या फ़ायदा होगा? जो नुकसान होगा उपभोक्ता भुगतेंगे, उन्हें ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। अब आज प्याज की जो कीमत बढ़ रही है उसमें जमाखोरी की बड़ी भूमिका है। अमेरिका में वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं जिनके पास भंडारण की, स्टोरेज की कोई सीमा नहीं है, कोई कैपिंग नहीं, लेकिन वहाँ तो किसानों को फ़ायदा हुआ नहीं, वह तो सब्सिडी पर बचा हुआ है। अमेरिका में किसानों को मिल रही औसत सब्सिडी प्रति वर्ष पर एनम $7,000 है, जबकि भारत में ये सिर्फ $200 है। खुले बाजार के बावजूद वहाँ पर सब्सिडी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमें खुली मंडी, अनुबंध खेती और भंडारण संबंधी प्रावधान अमेरिका और यूरोप जैसे इलाकों से लेने चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि आज भारत के पास मौका है सबका साथ सबका विकास साकार करने का। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनाने को प्रयासरत हैं। तो इन दोनों मंजिलों की राह वो गांव से होकर गुजरती है और गांव किसानों के हित में हमारा अच्छा मॉडल है। एपीएमसी मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो हमने कहीं से उधार नहीं लिया है। अभी पूरे देश में 7,000 मंडियां हैं और ज़रूरत है, दरकार है, रिक्वायरमेंट है 42,000 मंडियों की। नए प्रावधानों के बाद सब बोल रहे हैं कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा ही होना चाहिए ना, एमएसपी से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो फिर क्यों ना न्यूनतम समर्थन मूल्य को पूरे देश में वैध कर दिया जाए, वैलिड कर दिया जाए। किसानों की आज़ादी तो तब होगी जब उसे यह एश्योरेंस मिलेगी, यह विश्वास होगा कि वह मुल्क में कहीं भी वो अपना अनाज बेचे तो कम से कम उसे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही। हमारा मॉडल दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। यही किसानों को सुनिश्चित आय दे सकता है। अच्छा है, सरकार इस मॉडल को छोड़ना नहीं चाहती। देश में करीब 50% आबादी और 60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हैं। उनके हाथों में ज़्यादा दाम आएगा तो अर्थव्यवस्था में डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पे मांग ज़्यादा बढ़ेगी। और अभी हम 23 फसलों का समर्थन मूल्य देते हैं। यदि हम देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कर दें तो 80% फसलों का सही मूल्य मिलने लग जाएगा। लेकिन मंडी और समर्थन मूल्य के बावजूद 60% किसान ऐसे रह जाएंगे जिनके पास कुछ बेचने को नहीं होगा। उनके लिए किसान आय और कल्याण आयोग बनना चाहिए। आयोग तय करे कि हर महीने सरकारी कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन है उसके बराबर किसानों की आय कैसे सुनिश्चित की जाए। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें देर सवेर यह करना ही होगा।